जय हिंद साथियों, क्या आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को जानते हैं कि 8 जून 2026 से आपका जो है पेपर शुरू होने वाला है और आपके 150 क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं साथियों। तो वह किस प्रकार के क्वेश्चन, गणित के, जीके, हिंदी और रीजनिंग के किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम पूरा देखने वाले हैं। यदि आपको भी साथियों पेपर का लेवल जो पता नहीं है, किस टाइप का पेपर आपके सामने आता है वो पता नहीं है, तो आपको यह आज की यह क्लास पूरी देखनी होगी, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो साथियों पूरे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आपातकाल में एकीकृत सहायता के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इसके लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 112 112। साथियों याद रखेंगे, इससे पहले यह नंबर 100 हुआ करता था, जिसे अब ये 112 कर दिया गया है। इस नंबर पर पुलिस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल आपातकालीन सेवाएं आती हैं, इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए अपना अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। भारत और चीन के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। भारत और चीन के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, आपके ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा, डुरंड रेखा, हिंडबर्ग रेखा या मैकमोहन रेखा। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी मैकमोहन रेखा। साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सीमा रेखा को 1914 में शिमला सम्मेलन के दौरान हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था, इसलिए इसे मैकमोहन रेखा का नाम दे दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय अपराधों और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने वाली मुख्य एजेंसी कौन है। इनकी जो है जांच करने वाली मुख्य एजेंसी का नाम है क्या, ईडी। याद रखेंगे, ईडी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय कहा जाता था, जिसकी स्थापना 1 मई को हुई थी। 1 मई 1956 को हुई थी, 1956 को हुई थी। और इसकी मुख्यालय की बात करी जाए तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, नई दिल्ली। साथियों इसको याद रखेंगे, ये जितने क्वेश्चन आ रहे हैं ना आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का आधिकारिक टोल फ्री नंबर क्या है। इनका आधिकारिक टोल फ्री नंबर क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1076। 1076 जो है इसका आधिकारिक टोल फ्री नंबर है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का। याद रखेंगे, जो हेल्पलाइन नंबर वाले जो क्वेश्चन है ना, इससे आपके 1 से 2 प्रश्न जरूर आएंगे, यानी इससे कम प्रश्न आपके इससे नहीं आने वाले हैं, इसलिए आपको इसको बहुत ध्यान से देखना है। हेल्पलाइन वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। साथियों ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पंचशील समझौता पर भारत और चीन ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे। कौन से समझौते, पंचशील समझौते पर भारत और चीन ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे। याद रखेंगे, आपके ऑप्शन हैं 1962, 1950, 1947 या 1954। याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा 1954 में। कब, 1954 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट डेट की बात कर जाए तो 29 अप्रैल 1954 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिस पर भारत के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है। सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है पृथ्वी की भूपर्पटी यानी क्रस्ट में, यह पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी। साथियों ऑक्सीजन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूपर्पटी कहते किसको है, याद रखेंगे, भूपर्पटी जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को, सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं, जिसमें लगभग 46.6% जो है ऑक्सीजन होता है। इसको आप याद रखेंगे। इस परत में ऑक्सीजन के बाद दूसरा सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला है सिलिकॉन। क्या है, सिलिकॉन। इसको आप याद रखेंगे, सिलिकॉन, जो कि 27.7% पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा के लिए समर्पित वुमेन पावर लाइन का नंबर क्या है। वुमेन पावर लाइन का नंबर है 1090। याद रखेंगे 1090 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सेवा की जो है मुख्य बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी जो है शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जाता है, उनका नाम गुप्त रखा जाता है जो भी इसमें शिकायत करती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करी जाए सबसे छोटा पड़ोसी देश साथियों, आपके ऑप्शंस मालदीव, भूटान, श्रीलंका या नेपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा मालदीव। ऑप्शन नंबर ए मालदीव साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसको आप याद जरूर रखिएगा। भारत और मालदीव एक दूसरे से अलग करने वाले समुद्री चैनल, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत और मालदीव को कौन सा चैनल अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। भारत में आतंकवाद विरोधी जांच के लिए गठित विशेष केंद्रीय एजेंसी NIA का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ऑप्शन नंबर बी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। 2008 में 26/11 का जो अटैक हुआ था, 26/11 का जो अटैक हुआ था उसी के बाद इसकी स्थापना करी गई थी। और इसकी मुख्यालय, इसका मुख्यालय की बात कर जाए तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा और सहायता के लिए एकीकृत हेल्पलाइन नंबर क्या है रेलवे में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी 139, याद रखेंगे 139 जो है भारतीय रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा और सहायता के लिए एकीकृत हेल्पलाइन नंबर है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। यह 12 भाषाओं में, यानी यह 12 भाषाओं में उपलब्ध है, इसको भी आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है साथियों, उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल वन सेट अकेडमी को ज्वाइन नहीं किया है, यानी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर, व्हाट्सएप नंबर पर एक बार मैसेज जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारी टेक्निकल टीम आपको उस ग्रुप में जोड़ देगी। तो इसको आप याद जरूर रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है? लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन, याद रखेंगे, इसको जाना जाता है भूटान को। किसको? भूटान एक ऐसा पड़ोसी देश है जिसे लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन आपके बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। भारत में नक्सलवाद, जिसे वामपंथी उग्रवाद कहते हैं, इसकी शुरुआत 1967 में किस राज्य के गांव से हुई थी? किस राज्य के गांव से हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल से हुई थी। किस बंगाल से? पश्चिम बंगाल से हुई थी। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। भारत में भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करने के लिए सतर्कता विभाग का नंबर क्या है? यानी विजिलेंस का जो नंबर, सतर्कता विभाग का जो नंबर है वह क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1064, 1064, यानी ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसलिए अगर आपने इस सेट को पूरा कंप्लीट कर लिया तो आपने एक प्रैक्टिस सेट लगभग कंप्लीट कर लिया। आप कमेंट में ये जरूर बताएंगे कि इनमें से कितने क्वेश्चंस के सही जवाब आप दे पाए हैं। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा को निर्धारित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा है इसको निर्धारित करती है कौन? इसका सही आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी रेड क्लिफ रेखा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को हुआ था, 17 अगस्त 1947 को हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाला भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? सबसे पुराना अर्धसैनिक बल साथियों असम राइफल्स हैं, याद रखेंगे, असम राइफल्स, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में आपातकालीन स्थिति में फायर ब्रिगेड यानी अग्निशमन सेवा जो है इसका टोल फ्री नंबर क्या है? इसका टोल फ्री नंबर है 101, याद रखेंगे 101 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में, याद रखिएगा, भारत के कुल कितने राज्यों की सीमाएं पड़ोसी देश बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि बांग्लादेश इस समय चर्चा में रहा है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न रहेगा कि भारत में कुल कितने राज्यों की सीमाएं पड़ोसी देश बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 राज्य। कितने राज्य? 5 राज्य, और इसमें आते हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको आप याद जरूर रखिएगा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा जो है वो बांग्लादेश के ही साथ लगती है, जिसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर है, 4096.7 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखेंगे, देश की बाहरी सुरक्षा और खुफिया इनपुट के लिए जिम्मेदार एजेंसी रॉ का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन के बाद दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? सबसे अधिक मात्रा में दूसरी पाई जाती है कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो कि 21% पाई जाती है, और इसमें नाइट्रोजन की बात करी जाए तो नाइट्रोजन जो पाया जाता है वो 78% पाया जाता है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अनुसार इसके मुख्य भाग क्रोड में कितने तत्वों की प्रधानता होती है? क्रोड में जो है कितने तत्वों की प्रधानता होती है? किन तत्वों की साथियों? इसमें होता है प्रधानता निकेल और लोहा का। ऑप्शन नंबर सी निकेल और लोहा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। माता पिता और रात दिन शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा समास निहित है? साथियों ये हिंदी के प्रश्न रहने वाले हैं जो आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यूपी होमगार्ड का जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें हमारे चैनल से जो है 100 में से 80-70 प्रश्न हमेशा आ रहे थे। तो यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, इसको आप ध्यान से जरूर देखिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? माता पिता और रात दिन, इन शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा समास स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास। द्वंद्व समास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वंद्व समास कहते किसे हैं? द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों अगर प्रधान होते हैं तो उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं, यानी एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। तो इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वचन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? इनमें याद रखेंगे चिड़िया चिड़िया, लड़का लड़के, पेड़ और पेड़ों, इनमें से कौन सा असंगत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पेड़ पेड़ों। इसको आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पेड़ का जो, अगर आप बात करें, पेड़ का बहुवचन पेड़ ही होता है, पेड़ का बहुवचन पेड़ ही होता है, जबकि लड़का का बहुवचन लड़के हो सकते हैं, चिड़िया का चिड़ियाँ हो सकती हैं। तो इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास के मुख्य रूप से कितने भेद या उपभेद होते हैं? द्वंद्व समास के मुख्य रूप से तीन क्या होते हैं? तीन उपभेद होते हैं। कितने? 3। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 उपभेद होते हैं, जो है इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। इसको आप याद रखेंगे, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ध्यान से देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, धर्माधर्म यानी धर्म अधर्म शब्द में द्वंद्व समास कौन सा उपभेद छिपा है? द्वंद्व समास का कौन सा उपभेद छिपा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वैकल्पिक द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी साथियों, वैकल्पिक द्वंद्व समास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वैकल्पिक द्वंद्व समास किसे कहते हैं? याद रखेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो याद रखेंगे धर्म और अधर्म, यानी वे समास। याद रखेंगे कि किसको कहते हैं द्वंद्व समास? दोनों पदों के बीच या अथवा का विकल्प सूचक अव्यय छिपा होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और ये पद अक्सर एक दूसरे के विलोम होते हैं, जैसे धर्म या अधर्म। धर्म और अधर्म दोनों एक दूसरे से अलग हैं, इसलिए इसमें वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कपड़ा लत्ता शब्द में किस प्रकार का द्वंद्व समास निहित है? कपड़ा लत्ता में इसका सही आंसर हो जाएगा समाहार द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर डी समाहार द्वंद्व समास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समाहार द्वंद्व जो होते हैं, इसमें 2 पद मिलकर मूल अर्थ के अलावा उस प्रकार के अन्य वस्तुओं के समूहों का जो बोध कराते हैं। जैसे कपड़ा लत्ता जो शब्द है, इससे मतलब यह नहीं है कि केवल कपड़ा होगा, इसका मतलब है पहनने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उन्हें कपड़ा लत्ता में आप गिनते हैं। इसको जैसे पेड़ पौधे में जितने भी पेड़ पौधों की अगर बात करें, जंगल में पेड़ पौधे होते हैं, इसमें भी समाहार द्वंद्व समास रहते हैं। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। उससे पहले आप हमारे चैनल वन सेट एकेडमी को जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, विग्रह करने पर और योजक चिन्ह किस द्वंद्व समास के उपभेद की मुख्य पहचान है? विग्रह करने पर और जो योजक चिन्ह है, किस द्वंद्व समास के उपभेद की मुख्य पहचान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इतरेतर द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी इतरेतर द्वंद्व समास। जैसे अगर बात करी जाए राम लक्ष्मण की अगर बात करी जाए तो इसमें बोध होता है राम और लक्ष्मण।
जहाँ जो है इसीलिए इसको इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी व्याकरण के नियमानुसार पेड़ शब्द का शुद्ध बहुवचन क्या होता है? पेड़ शब्द का जो है शुद्ध बहुवचन होता है पेड़। ऑप्शन नंबर बी साथियों पेड़। यह क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड रहने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे छात्र जो है कंफ्यूज होते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे, कंफ्यूजन से दूर रहिएगा। पेड़ का जो शब्द का शुद्ध बहुवचन होता है पेड़ होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? लड़का शब्द का सही और शुद्ध बहुवचन रूप क्या है? लड़का शब्द जो है इसका सही और शुद्ध बहुवचन रूप है लड़के। ऑप्शन नंबर ए लड़के इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा, लड़के इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऐसे जितने भी शब्द होते हैं ना साथियों, जैसे लड़का जिसमें आ लास्ट में आ रहा है, आ आता है, उसको ए में बदल दिया जाता है। किसमें? ए में बदल दिया जाता है। जैसे अगर लड़का को हमने लड़के में बदल दिया, उसी प्रकार अगर घोड़ा कहा जाए, घोड़ा का बहुवचन क्या होता है? तो घोड़े होते हैं, याद रखेंगे। घोड़ आ में अगर आ आया है लास्ट में तो उसके ए में बदल देंगे तो हो जाएगा घोड़े। इसको आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी में किसी व्यक्ति के प्रति आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग करते हैं? इसके लिए हमेशा जो है बहुवचन का प्रयोग किया जा रहा है, बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे आदरार्थक बहुवचन भी कहते हैं। इसे आदरार्थक बहुवचन भी कहते हैं। अगर उदाहरण के लिए बात करी जाए तो पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं, तो इसका मतलब उसको हमने क्या किया है? हमने उसको बहुवचन कर दिया रहा है। भले ही पिताजी अकेले आ रहे हैं, लेकिन हम उनको बहुवचन करके उनको आदर्थार्थक क्या कर देते हैं? आदर्थार्थक बहुवचन कर देते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में रहता है? यानी पानी, आकाश और प्राण, ये तीन शब्द जो है इनमें से कौन जो है हमेशा बहुवचन में रहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्राण। ऑप्शन नंबर डी प्राण साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें उसके प्राण निकल गए, यानी प्राण को आप कभी भी एक वचन में नहीं लिखेंगे, कभी भी एक वचन में प्राण को नहीं लिखेंगे। उसके वाक्य में गए यानी बहुवचन का ही प्रयोग होता है प्राण के लिए, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। जनता और वर्षा शब्द व्याकरण के अनुसार हमेशा किस वचन के अंतर्गत आते हैं? जनता और वर्षा की अगर बात की जाए तो ये हमेशा एक वचन के रूप में आता है, एक वचन के रूप में आता है। ऑप्शन नंबर ए हमेशा एक वचन के रूप में आता है। कुछ सामूहिक संज्ञाएं शब्द ऐसे होते हैं जो पूरे समूह को बोध कराने के लिए एक वचन में ही हमेशा प्रयुक्त होती है, जैसे जनता, वर्षा, पानी, हवा, सेना, पुलिस, मेला, ये सारे जो है आपको एक वचन के अंतर्गत ही आते हैं। भले ये भीड़ का संबोधन कराते हैं, लेकिन ये एक वचन के ही अंतर्गत आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है द्रव्यवाचक संज्ञाएं जैसे तेल, घी, पानी सामान्यतः किस वचन में प्रयुक्त होती हैं? ये सामान्यतः किस वचन में प्रयुक्त होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामान्यतः एक वचन में। ऑप्शन नंबर सी साथियों सामान्यतः एक वचन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है बुढ़ापा और बचपन शब्दों में कौन सी संज्ञा निहित है? बुढ़ापा और बचपन में भाववाचक है। कौन है? ऑप्शन नंबर डी साथियों भाववाचक संज्ञा इसमें इसको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुढ़ापा और बचपन मानव जीवन की अवस्थाओं से संबंधित हैं। वे संज्ञाएं क्या कहलाती हैं? भाववाचक कहलाती हैं, जिसको आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सुंदर विशेषण से बनने वाली शुद्ध भाववाचक संज्ञा क्या होगी? सुंदर जो विशेषण है इससे बनने वाली शुद्ध भाववाचक संज्ञा क्या है? सुंदरता और सौंदर्य, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी व्याकरण के नियमानुसार भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कितने प्रकार के शब्दों से होता है? इनका निर्माण जो होता है 5 प्रकार के शब्दों से होता है। किससे? 5 प्रकार के शब्दों से होता है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मित्र शब्द से बनने वाली सही और शुद्ध भाववाचक संज्ञा क्या है? इसका सही भाववाचक संज्ञा है मित्रता, जिसे आप देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उसे मित्रता कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सज्जन शब्द का सही और व्याकरणिक विलोम शब्द क्या होगा? सज्जन शब्द जो है इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्जन। दुर्जन साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सज्जन जो है एक तत्सम शब्द है, इसको आप याद रखेंगे। सज्जन कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है और इसका अर्थ होता है अच्छा पुरुष, जबकि इसका सटीक तत्सम विलोम ही दुर्जन होगा, दुर्जन होगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्कर्ष शब्द का सही और सटीक विपरीतार्थक विलोम शब्द क्या है? इसका सही और विपरीतार्थक विलोम शब्द है अपकर्ष। क्या हो जाएगा? अपकर्ष। साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है अनुराग शब्द का शुद्ध विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? अनुराग शब्द का शुद्ध विलोम शब्द जो होगा वो होगा विराग। ऑप्शन नंबर ए विराग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। आलोक शब्द का सही और सटीक विलोम शब्द क्या होता है? आलोक शब्द जो होता है इसका सही और सटीक विलोम शब्द होता है क्या? ऑप्शन नंबर सी यानी अंधकार। ऑप्शन नंबर सी अंधकार। साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो बहुत कम जानता हो उसे एक शब्द में आप क्या कहेंगे? जो बहुत कम जानता हो उसे आप एक शब्द में क्या कहेंगे? याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा अल्पज्ञ। क्या होगा? अल्पज्ञ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो अल्प होगा, अल्प प्लस ज्ञ होगा। यानी अल्प के साथ ज्ञ, यानी अल्प माने कम और ज्ञ माने जानने वाला। अल्प ज्ञ, जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपने रीजनिंग के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने इसमें रखे हैं, याद रखिएगा। ये पहला क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग का। जिस प्रकार भारत का संबंध मैकमोहन रेखा से, उसी प्रकार पाकिस्तान का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा? यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह प्रश्न समरूपता यानी एनालॉजी पर आधारित है। एनालॉजी पर आधारित है। जिस प्रकार भारत और चीन के सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा कहते हैं। उसी प्रकार भारत और पाकिस्तान की थल सीमा को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है दिए गए संबंध के अनुसार लुप्त पद आपको ज्ञात करना है। लुप्त पद आपको इसमें ज्ञात करना है। इसको आप देखेंगे ध्यान से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर की अगर बात करी जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा? ध्यान से देखिएगा। जिस प्रकार पुलिस सहायता के लिए 112 डायल किया जाता है, यानी पहला पद हमारा 112 है तो पुलिस सहायता दूसरा पद है। इसी प्रकार जो तीसरा पद 1090 है तो इसका जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1090 डायल करने पर क्या आता है? वुमेन पावर लाइन यानी महिला सुरक्षा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऊपर हमने ये क्वेश्चन आपको जीके जीएस वाले सेशन में भी पढ़ाया था, तो इसलिए हमने आपको बताया ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेंगे। अगला प्रश्न है 4 विकल्पों में से विषम पद को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो विषम पद को इसमें चुनना है। असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और उत्तर प्रदेश पुलिस। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस। यह कैसे होगा समझते हैं। देखिए जो हमारा ये असम राइफल्स है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ है या सीआरपीएफ है, ये तीनों जो है केंद्र के अधीन आते हैं, केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, जो कि एक ग्रुप में आते हैं यानी केंद्र के। और यह उत्तर प्रदेश पुलिस यूपी पुलिस के यानी यूपी सरकार यानी राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है यदि किसी निश्चित कूट भाषा में पुलिस को यह लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में आई बी का कूट क्या होगा? पुलिस को अगर यह लिखा जाता है तो आईबी में इसका कूट क्या होगा? अगर बात करी जाए तो ध्यान से देखिएगा। अगर यह हमारा पुलिस लिखा हुआ है, पुलिस अगर लिखा हुआ है तो अगर पी का आप नंबरिंग देखेंगे, अगर ए को 1 माना जाए, ए को 1 माना जाए, इसी प्रकार बी को 2 माना जाए, तो इसी प्रकार अगर पी का आप नंबरिंग देखेंगे तो 16 होगा, ओ का अगर देखेंगे तो 15 होगा, एल को देखेंगे तो 12 होगा। इसी प्रकार इसका नंबरिंग किया गया है। तो आईबी में भी आप देख लीजिएगा, आई और बी जो लिखा है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आई को अगर हम 9 लिखेंगे यानी आई का नंबरिंग 9 पर आता है, इसको आप याद रखिएगा। और बी का नंबरिंग आता है 2 पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 92। आपके ऑप्शंस कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी यानी 92 साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित शब्दों को एक अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी यह हमारा एक नंबर पर रहेगा और 2 नंबर आपका 2 नंबर पर रहेगा। और 3 नंबर की अगर बात की जाए तो 3 नंबर ये हमारा, ये उसके बाद से रहेगा 5 नंबर यानी गिरफ्तारी, उसके बाद से 4 नंबर न्यायालय, उसके बाद से सजा हो गई 3, ये हो जाएगा 6 नंबर पर। तो याद रखेंगे पहले आपको इसको ऐसे करना है कि पहले अपराध होगा, उसके बाद से पुलिस आएगी, पुलिस आने के बाद आपको गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी के बाद आपको न्यायालय में जाना है और न्यायालय के बाद आपको सजा मिलेगी। तो इसका यह जो है एक सर्कल आपने कंप्लीट कर दिया। लेकिन यह पहले जो जिस प्रकार से लिखा हुआ है यह जो है क्रम में नहीं लिखा है, तो इसको आपने याद रखा ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। द्वंद्व समास और वैकल्पिक द्वंद्व, इसको भी आपको पूरा करना है, इसको आपको पूरा करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी द्वंद्व समास में जो होता है और होता है और वैकल्पिक द्वंद्व में या होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है। आपको यह जो श्रृंखला दी गई है इसमें लुप्त पद आपको ज्ञात करना है। क्या है श्रृंखला? ए, सी, एफ और जे हैं। तो इसको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर आपने एक पैटर्न आपको इसमें दिखाई देगा, यानी ए में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? आपको सी आ जाएगा। और सी में अगर आप कितना जोड़ेंगे? अगर आप 3 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? एफ आ जाएगा। इसी प्रकार अगर एफ में अगर आप 4 जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका जे। और तो जे में हमको क्या जोड़ना होगा? याद रखेंगे तो जे में हमको जोड़ना होगा 5, यानी इसका 15वां स्थान हमें ओ प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी, जे में अगर आप 5 जोड़ेंगे यानी 5 पद आगे बढ़ाएंगे तो आपको क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी ओ प्राप्त होगा। इसको आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। एक पुलिस कांस्टेबल गश्त लगाते हुए पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। इसको हम पहले इसका चित्र बनाएंगे, यानी अगर वह पूर्व दिशा की तरफ 4 किलोमीटर चलता है। अगर मान लीजिए ये हमारा बिंदु हो गया, यहाँ से अगर वह 4 किलोमीटर पूर्व चला तो 4 किलोमीटर पूर्व चला, मान लीजिए यहाँ तक चला, और उसके बाद ध्यान से देखिएगा और वह फिर अपने बाएं मुड़ जाता है, तो यह हमारा पूर्व की तरफ चला, वह बाएं मुड़ा, यहाँ से बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलेगा। तो यहाँ से पहले 4 किलोमीटर चला, उसके बाद से यह 3 किलोमीटर चला। तो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो हमको यह दूरी ज्ञात करनी है। कौन सी दूरी? यह दूरी हमको ज्ञात करनी है, वह अपने प्रारंभिक दूरी से प्रारंभिक बिंदु जो हमारा यहाँ प्रारंभिक बिंदु था इससे कितनी दूरी पर है। तो इसको आपने पाइथागोरस प्रमेय अगर पढ़ा होगा कि हम इसको ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे? इसको ध्यान से देखिएगा, 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर कर देंगे, यानी 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर इसको कर देंगे और इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा √25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको यह क्लास पसंद आ रही हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लग रही है, आप इनमें से कितने क्वेश्चंस के सही जवाब दे पा रहे हैं, कमेंट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? यह श्रृंखला आप ध्यान से देखेंगे, इसमें अगला पद आपको ज्ञात करना है, तो ध्यान से देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 23। क्या हो जाएगा? 23 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे तो इसमें लगातार अभाज्य संख्याएं आ रही हैं, यानी 7 के बाद 11, 11 के बाद 13 जो कि अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं या तो वह स्वयं से विभाज्य होती हैं या 1 से विभाज्य होती हैं, या तो स्वयं से या 1 से विभाज्य होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो लगातार अभाज्य संख्याएं आ रही हैं, यानी 7 के बाद 11 आया, उसके बाद से 13 आया, उसके बाद से 17 आया, 19 आया है। तो 19 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या होगा? तो इसके बाद अगला जो अभाज्य संख्या होगा वो होगा 23। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, इसको आपको सही करना है, इसको आपको पूरा करना है, यानी क्वेश्चन मार्क वाले जगह पर कौन सा, यानी चौथा पद हमारा क्या होगा। याद रखिएगा, जैसे पहला पद दूसरे पद से संबंधित है, उसी प्रकार तीसरा पद चौथे पद कौन से पद से संबंधित होगा। तो अल्पज्ञ ये और सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का अर्थ अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, जो कम जानता हो, कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। सर्वज्ञ, सर्व यानी सब कुछ, और ज्ञ यानी जानने वाला। सब कुछ जानने वाला को सर्वज्ञ कहते हैं और कम जानने वाले को अल्पज्ञ कहते हैं, यानी यह एक दूसरे का विलोम शब्द है। इसलिए तिमिर, तिमिर का विलोम क्या होगा, तिमिर का विलोम क्या होगा, इसको याद रखेंगे। तिमिर का अर्थ होता है अंधकार। क्या होता है, अंधकार होता है। तिमिर का अर्थ होता है अंधकार। तो यह एक तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आलोक। आलोक जो कि एक तत्सम शब्द ही है, तत्सम शब्द ही है। अगर आप बात करें कि तिमिर को अगर अंधकार होता है तो इसका सही उत्तर उजाला हो जाएगा, तो नहीं, यह उजाला नहीं होगा, क्योंकि उजाला जो है एक तत्सम शब्द नहीं है। अगर किसी भी पद में अगर आपको तत्सम शब्द दिया होगा तो उसका अगर आपको विलोम शब्द लिखना होगा तो उसका तत्सम शब्द ही विलोम शब्द लिखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आलोक। साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आज के सेशन में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट ये आपके क्वेश्चंस को देखा जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। आपको आज का यह क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद, जय हिंद।